हेलो गाइस, आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करूंगा उस मूवी का नाम है फ्रैक्चर्ड। ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है जो 2019 में रिलीज हुई थी और इस मूवी को डायरेक्ट किया है ब्रैड एंडरसन ने। तो आओ मूवी की स्टोरी देखते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं रे नाम के एक आदमी को जो अपनी वाइफ जॉन और बेटी पेरी के साथ जॉन के पेरेंट्स के घर पर एक पार्टी में गया था और ये फैमिली वापस अपने घर की तरफ लौट रही थी। लेकिन कार में रे और जॉन के बीच में उनके रिलेशन को लेकर आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाती है। तब पेरी उन दोनों से कहती है कि उसके हेडफोन की बैटरी डाउन हो चुकी है और उसे वॉशरूम जाना है। तब रे पेरी से कहता है कि मैं तुम्हें अगले गैस स्टेशन पर नई बैटरीज दिला दूंगा। फिर रे अगले गैस स्टेशन पर गाड़ी रोक देता है। खैर, जब रे पेरी के लिए बैटरीज लेने जा रहा था तब जोएन उससे कहती है कि वो उसके लिए एक कूल ड्रिंक भी लेके आए क्योंकि उसे प्यास लगी थी। फिर जोएन पेरी को लेके वॉशरूम में जाती है और रे अंदर जाता है। रे वहाँ पर पेरी के लिए हेडफोन की बैटरीज, जोएन के लिए कोल्ड ड्रिंक और अपने लिए एक कॉफी ले लेता है। लेकिन रे को कैश काउंटर से पता चलता है कि ये लोग सिर्फ कैश में पेमेंट लेते हैं, कार्ड से नहीं। लेकिन रे के पास इतना कैश नहीं था, इसलिए वो सिर्फ कोल्ड ड्रिंक और कॉफी लेके वापस कार में आ जाता है। जब जोएन कोल्ड ड्रिंक पी रही थी तब पेरी उससे कहती है कि मुझे अपना मेकअप मिरर नहीं मिल रहा, इसीलिए रे बैक सीट पर चेक करने लगता है और जोएन जाती है वॉशरूम में चेक करने। जब रे बैक सीट पर चेक कर रहा था तब उसके हाथ से गलती से कॉफी गिर जाती है और वो उसे साफ करने लगता है, इसीलिए उसका ध्यान पेरी से हट जाता है। इसी बीच पेरी को कंस्ट्रक्शन साइट की दीवार पर एक बलून दिखाई देता है और पेरी उसे देखने के लिए उसके नजदीक जाती है। तभी वहाँ पर एक एग्रेसिव डॉग आ जाता है और वो पेरी पर भौंकने लगता है। पेरी रे को आवाज लगाती है और पीछे हटने लगती है, लेकिन उसके पीछे एक गड्ढा था। रे उस डॉग को देख लेता है और उसे भगाने के लिए रे उसको पत्थर मारता है, लेकिन इसी बीच पेरी उस गड्ढे में गिर जाती है। रे एक बाप है और उसे अपनी बेटी से बहुत प्यार है, इसीलिए वो बिना कुछ सोचे पेरी को बचाने के लिए उस गड्ढे में कूद जाता है और उसे सर पर चोट लगती है और वो बेहोश हो जाता है। फिर जब उसे होश आता है तब तक जोएन भी वहाँ पर पहुंच चुकी थी, लेकिन रे एकदम ही ब्लैंक हो चुका था और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए जोएन उसे थप्पड़ मारने लगती है ताकि वो कम्प्लीटली होश में और अपनी सेंस में आ जाए। लेकिन रे जोएन को धक्का दे देता है। फिर कुछ देर बाद जब रे कम्प्लीटली होश में आता है तब वो पीछे मुड़कर देखता है जहाँ जोएन पेरी के पास बैठी थी और पेरी भी होश में आ चुकी थी। फिर रे पेरी के पास जाता है तब उसे लगता है कि पेरी का हाथ फ्रैक्चर हो चुका है और उसे चोट लगी है, इसीलिए रे पेरी को वापस कार में ले जाता है। तब जोएन रे से कहती है कि हमें एम्बुलेंस को कॉल लगानी चाहिए, लेकिन रे उसे मना कर देता है और कहता है कि गैस स्टेशन आते टाइम मैंने रास्ते में एक हॉस्पिटल का साइन देखा था और जब तक एम्बुलेंस यहाँ तक पहुँचेगी हम खुद उस हॉस्पिटल तक पहुँच जाएंगे। इसलिए जोएन भी मान जाती है और वो दोनों पेरी को लेकर हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। फिर रे रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है और कहता है कि मेरी बेटी को चोट लगी है और उसका हाथ भी फ्रैक्चर हो चुका है, इसीलिए उसे इमरजेंसी में एडमिट करना होगा। लेकिन रिसेप्शनिस्ट उसे वेट करने के लिए कहती है और यहाँ हम देख पाते हैं कि जोएन अब रे से एकदम ही पोलाइटली बात कर रही है, लेकिन आसपास के लोग रे को काफी अजीब तरीके से देख रहे थे। खैर, जब रे का नंबर आता है तब उससे काफी सारे फालतू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और एक फॉर्म फिल करने के लिए दिया जाता है। फिर रिसेप्शनिस्ट रे से कहती है कि आपके इंश्योरेंस में किसी एबी नाम की लेडी का नाम है। तब रे कहता है कि हाँ, वो मेरी पहली वाइफ का नाम है और वो 8 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मर चुकी है। तब रिसेप्शनिस्ट उससे कहती है कि इंश्योरेंस ऐसे काम नहीं करता, तो अब आप पेमेंट कैसे करेंगे। तो रे कहता है कि मैं सारा पेमेंट कैश में करूंगा। फिर आखिर में उससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या आप अपनी बेटी का कोई ऑर्गन डोनेट करना चाहोगे। तब ऑब्वियसली रे और जोएन मना कर देते हैं। फिर पेरी को एडमिट किया जाता है और डॉक्टर उसे चेक करके कहते हैं कि पेरी के हाथ में फ्रैक्चर है और वो कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा, लेकिन हमें उसका सीटी स्कैन करना पड़ेगा क्योंकि हो सकता है कि गिरने की वजह से उसके सर में चोट लगी हो। तब रे परमिशन दे देता है और पेरी को सीटी स्कैन के लिए ले जाया जाता है, लेकिन वहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड एरिया था, इसीलिए जोएन और रे में से सिर्फ एक ही पेरी के साथ जा सकता था। तब रे जोएन को पेरी के साथ जाने के लिए कहता है। फिर जोएन और पेरी लिफ्ट में एक हॉस्पिटल के स्टाफ के साथ नीचे चले जाते हैं। यहाँ रे वेटिंग एरिया में जाकर बैठ जाता है और बैठे बैठे उसकी आंख लग जाती है। फिर जब वो सोकर उठता है तो काफी घंटे बीत चुके थे और उसके सर पर पेरी को बचाते हुए जो चोट लगी थी उस पर किसी ने बैंडेड लगा दी थी। फिर जब वो रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर पेरी के बारे में पूछता है तब वो कहती है कि रुकिए सर, मैं चेक करके बताती हूँ। रिसेप्शनिस्ट उससे कहती है कि सॉरी सर, इस हॉस्पिटल में पेरी नाम की कोई पेशेंट एडमिट नहीं हुई है। तब रे को शक होने लगता है कि इस हॉस्पिटल में कुछ गड़बड़ चल रही है। यहाँ रे उस रिसेप्शनिस्ट पे भड़क जाता है और कहता है कि क्या इस हॉस्पिटल में रूल्स फॉलो होते हैं, क्योंकि सुबह ही मैंने इस हॉस्पिटल में एंट्री की थी और अब तुम लोग कह रहे हो कि पेरी नाम की कोई पेशेंट एडमिट नहीं हुई। रे के ऐसे बिहेवियर की वजह से रिसेप्शनिस्ट सीटी स्कैन डिपार्टमेंट में कॉल लगाकर पूछती है कि क्या सुबह 9 बजे कोई लेडी 6 साल की बच्ची
बच्ची का सिटी स्कैन करवाने आई थी, तब वो लोग कहते हैं कि आज सुबह 9 बजे से लेकर अब तक हमने एक भी सिटी स्कैन नहीं किया। अब रे को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और उसे लगता है कि इस हॉस्पिटल में ह्यूमन ऑर्गन का कोई स्कैम चल रहा है। वो आसपास के स्टाफ को देखता है और उसे सब पर शक होने लगता है और उसका शक यकीन में तब बदलता है जब वो जबरदस्ती उस वार्ड में जाने लगता है जहाँ पर पेरी का चेकअप हुआ था। लेकिन वहाँ पर डॉक्टर्स और सिक्योरिटी उसे रोक लेते हैं। जब रे डॉक्टर को ये पूरी बात बताता है तब डॉक्टर अपने रिकॉर्ड में चेक करके उससे कहता है कि मैंने आज सुबह से किसी भी बच्ची का चेकअप नहीं किया। तभी रे को एक नर्स दिखाई देती है और वो उस नर्स को रोककर डॉक्टर से कहता है कि यही नर्स मेरी बेटी को सिटी स्कैन के लिए ले गई थी। तब नर्स रे से कहती है कि सर आप किसकी बात कर रहे हो, आप सुबह अकेले आए थे और अपने इलाज के लिए आए थे। रे को यहाँ काफी गुस्सा आता है और वो लड़ाई करने लगता है। तब डॉक्टर और सिक्योरिटी गार्ड्स मिलकर रे को पकड़ लेते हैं और उसे एक बेहोशी का इंजेक्शन लगा देते हैं और फिर उसे एक रूम में ले जाकर बंद कर देते हैं। लेकिन रे अभी बेहोश नहीं हुआ था और उसे उस रूम में एक इंजेक्शन मिलता है और वो लगा लेता है। इस इंजेक्शन की वजह से इंसान का बीपी बढ़ जाता है, इसीलिए रे बेहोश नहीं होता। फिर रे रूम डोर का शीशा तोड़कर बाहर निकल जाता है और वो अपनी वाइफ और बेटी को ढूंढने लगता है। लेकिन एक सिक्योरिटी गार्ड उसे देख लेता है तो रे उस हॉस्पिटल से ही बाहर निकल जाता है। हॉस्पिटल के बाहर रे को 2 पुलिस ऑफिसर दिखाई देते हैं तो रे उनको सारी बात बता के उनकी हेल्प मांगता है। जब पुलिस रिसेप्शनिस्ट और सिक्योरिटी गार्ड से इंक्वायरी करती है तब वो सब यही कहते हैं कि रे काफी कंफ्यूज बंदा है और आज हॉस्पिटल में वो अकेले आया था। फिर रे उन पुलिस ऑफिसर्स को लेके उस वार्ड में जाता है जहाँ पर पेरी का चेकअप हुआ था, लेकिन वहाँ पर भी डॉक्टर सेम आंसर देते हैं कि रे यहाँ पर अकेले आया था। फिर रे के कहने पर पुलिस सिटी स्कैन वाले वार्ड में जाने के लिए तैयार हो जाती है। तब डॉक्टर स्टाफ से कहता है कि इन्हें 3rd फ्लोर पर ले जाओ। तब रे उनसे कहता है कि ये लोग मेरी वाइफ और बेटी को नीचे ले गए थे, लेकिन फिर भी डॉक्टर उन्हें 3rd फ्लोर पर ही ले जाता है और उस सिटी स्कैन वाले वार्ड में भी कोई नहीं था। डॉक्टर पुलिस से कहता है कि आज सुबह से लेकर अब तक कोई भी सिटी स्कैन नहीं हुआ, लेकिन रे के मुताबिक ये लोग झूठ बोल रहे हैं। फिर वो डॉक्टर पुलिस से कहता है कि आज सुबह जब ये यहाँ पर आया था तभी मुझे लगा था कि इसकी मेंटल स्टेट ठीक नहीं है। यहाँ रे भड़क जाता है और कहता है कि मुझे पागल साबित करना बंद करो और तुम सबने मिलकर मेरी वाइफ और बेटी के साथ कुछ कर दिया है। इसीलिए पुलिस हॉस्पिटल के सीसीटीवी कैमरास चेक करती है, लेकिन सीसीटीवी में भी रे अकेला दिखाई दे रहा था। तब रे कहता है कि मेरी वाइफ और बेटी मेरे सामने बैठे थे। तो डॉक्टर्स कहते हैं कि वहाँ पर कोई कैमरा नहीं है और दूसरे कैमरास काफी पुराने थे, इसीलिए उनमें पूरी फुटेज नहीं थी। फिर डॉक्टर्स रे को चेक करने के लिए एक साइकेट्रिस्ट को बुलाते हैं। वो साइकेट्रिस्ट रे से बात करती है और कहती है कि आज सुबह से लेकर अब तक जो भी हुआ वो मुझे डिटेल में बताओ। रे उसे सब कुछ बताने लगता है और वो जोएन की जगह गलती से अपनी पहली वाइफ एबी का नाम ले लेता है। तब साइकेट्रिस्ट समझ जाती है कि रे कंफ्यूज है और उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। फिर वो साइकेट्रिस्ट रे से उस जगह के बारे में पूछती है जहाँ पर पेरी गिरी थी। वो साइकेट्रिस्ट पुलिस से कहती है कि रे की दिमागी हालत ठीक नहीं है और वो ट्रॉमा में है। उसके बाद वो साइकेट्रिस्ट पुलिस और रे को लेकर उस कंस्ट्रक्शन साइट पे पहुंच जाती है जहाँ पर पेरी गिरी थी। पुलिस वहाँ पर चेक करती है तो उन्हें जमीन पर काफी सारा खून मिलता है। फिर वो साइकेट्रिस्ट पुलिस से कहती है कि इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है तो हो सकता है कि इसने अपनी वाइफ और बेटी को मार के कहीं पर छुपा दिया हो। पुलिस भी अब समझ जाती है कि रे की हालत ठीक नहीं है और वो लोग रे को मर्डर के आरोप में अरेस्ट करने लगते हैं। तब रे चालाकी से एक पुलिस वाले की गन निकाल लेता है और साइकेट्रिस्ट पे पॉइंट करता है। फिर वो पुलिस को और साइकेट्रिस्ट को गैस स्टेशन के एक रूम में लॉक कर देता है और पुलिस की कार लेके वापस हॉस्पिटल पहुंच जाता है। जब रे हॉस्पिटल पहुंचता है तब वो किसी तरह से डॉक्टर के कपड़े चुरा लेता है। अब यहाँ पर रे को अपनी वाइफ और बेटी को ढूंढने के लिए नीचे वाले फ्लोर पर जाना था, लेकिन नीचे वाले फ्लोर में जाने के लिए लिफ्ट में एक की जरूरत होती है। तभी वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है तो रे उसे गन पॉइंट पे नीचे वाले फ्लोर की देने के लिए कहता है। वो सिक्योरिटी गार्ड रे से कहता है कि गोली मत चलाना, मैं तुम्हें तुम्हारी फैमिली से मिलवाऊंगा। सिक्योरिटी गार्ड की बात सुनकर रे रिलैक्स हो जाता है। तभी गार्ड मौका देखकर रे से वो गन छीनने लगता है। यहाँ इन दोनों के बीच फाइट होती है और काफी स्ट्रगल के बाद रे उस सिक्योरिटी गार्ड को मार डालता है। फिर वो की लेके नीचे उस जगह पर पहुंचता है जहाँ पर डॉक्टर्स पेरी और जोएन को लेके गए थे। रे को यहाँ पर हॉस्पिटल का वही स्टाफ नजर आता है जो उसे सुबह दिखा था। उसे वहाँ पर ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसफर के बॉक्स भी दिखाई देते हैं, जिसे देखकर वो डर जाता है और अपनी वाइफ और बेटी को ढूंढने लगता है। ऐसे ही वो एक रूम में पहुंचता है जहाँ पर उसे 2 डेड बॉडीज दिखाई देती हैं, जिसमें एक बॉडी की आंख नहीं थी और दूसरी बॉडी के सारे ऑर्गन्स गायब थे। ये देखकर रे और भी ज्यादा डर जाता है और पैनिक करने लगता है। खैर ऐसे ही ढूंढते हुए वो एक वार्ड में पहुंचता है जहाँ पर उसकी बेटी पेरी थी और एक डॉक्टर उसका ऑपरेशन करने वाला था, लेकिन रे के पास गन थी, इसीलिए वो सभी डॉक्टर्स और नर्सिस को गन पॉइंट पे लेके पेरी को वहाँ से ले जाने लगता है। तभी उसे वहाँ पर जोएन भी दिखाई देती है और वो एक व्हील चेयर पर थी। रे पेरी को जोएन के साथ उस व्हील चेयर पर बैठा देता है और उन दोनों को वहाँ से ले जाने लगता है, लेकिन डॉक्टर्स रे को पकड़ लेते हैं और वो लोग उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाने ही वाले थे कि तभी रे गन चला देता है और वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है।
इस ब्लास्ट में कुछ डॉक्टर्स मारे जाते हैं और कुछ जख्मी हो जाते हैं, लेकिन रे और उसकी फैमिली को कुछ भी नहीं होता। फिर वो अपनी फैमिली को हॉस्पिटल से बाहर ले आता है और पुलिस की कार में बैठा कर ले जाने लगता है। यहाँ पर जोएन रे से उसकी और पैरी की जान बचाने के लिए थैंक्स कहती है। फिर हम देखते हैं मिरर से बैक सीट, जहाँ पर जोएन और पैरी नहीं थे बल्कि उनकी जगह पर थी एक डेड बॉडी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अब मैं आपको समझाता हूँ मूवी की एंडिंग। जब पैरी उस गड्ढे में गिरी थी तब रे उसे बचाने के लिए उसके साथ कूदा था, लेकिन पैरी तो गिरने के साथ ही मर चुकी थी। और जब जोएन रे को होश में ला रही थी तब रे ने उसे धक्का दे दिया था और धक्का लगने की वजह से कंस्ट्रक्शन साइट की रॉड उसके सर में घुस चुकी थी और वो भी वहीं पर मर चुकी थी। लेकिन जब रे कम्प्लीटली होश में आता है तब उन दोनों बॉडीज को देखकर उसकी मेंटल स्टेट खराब हो जाती है, क्योंकि इसने पहले भी अपनी वाइफ को खो दिया था और वो बात अभी भी उसके दिमाग से नहीं निकली थी और आज उसने फिर से अपनी फैमिली को खो दिया। कुल मिलाकर कहा जाए तो जब वो गिरा था तब उसके दिमाग पर चोट लगी और उसके सबकॉन्शियस माइंड ने काम करना बंद कर दिया। वो उन दोनों बॉडीज को अपनी कार में रख देता है और उसका दिमाग उसे वही दिखाता है जो हमने मूवी में देखा।